Friends, welcome you all. Today we are going to start with the risk management and Basel 2. यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हमने पहले वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बेसल 1, 2 एंड 3 तीनों पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसल 2 दिया है बट 1, 2, 3 क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अभी रिवाइज़ हो गया है और तीनों बेसल के नॉर्म से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो दिस इज़ कवर द चैप्टर नंबर 8 जो कि JIB प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 8 है, JIB का पहला पेपर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसल। इसमें तो सिर्फ आपको बेसल 2 के बारे में दिखाया है बट बेसल 1, 2, 3 तीनों हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसल 2 से ये स्टार्ट हुआ है। इसके पहले जो चैप्टर है वो रिस्क मैनेजमेंट को कवर करता है और उसके बाद जो पैराग्राफ है वो बेसल को कवर करता है। तो यहाँ पे बेसल 2 मेंशन है। तो बेसल 2 को समझने के लिए या बेसल 1 या बेसल 3 को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसल क्या है वो चीज़ को समझ लेते हैं, बेसल नॉर्म्स क्या है वो चीज़ को समझ लेते हैं। तो बेसल जो है वो सबसे पहले इंडिया में तो नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि बेसल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने कंट्री में। बैंकों के रिस्क को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके लिए। तो बेसल जो है एक सिटी है जो स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी का नाम है जिसके नाम पे बेसल नॉर्म्स का नाम पड़ा। और बेसल तो एक सिटी हो गया स्विट्ज़रलैंड का। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स आप सब लोग जानते हैं कि एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और डूइंग थिंग्स दैट मोस्ट पीपल एग्री विथ। मतलब ये हो जाता है कि बेसल नॉर्म्स एक ऐसा स्टैंडर्ड जो दुनिया के 60 मेंबर कंट्रीज़ जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है ताकि बैंकिंग सिस्टम को फाइनेंशियली हेल्दी और स्टेबल बनाया जा सके। तो ये जो है एक टाइप का प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स है, एक नॉर्म्स है जो कि एक्सेप्टेड बाय 60 मेंबर कंट्रीज़ हैं ताकि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सके। और जब भी क्राइसिस का टाइम हो, बैंकों की इंसॉल्वेंसी के केस हो आए तो उस समय में फ़ंड कहाँ से आए, कैसे मेंटेन हो ताकि बैंकों का जो है इंसॉल्वेंसी होने से रुक जाए। तो हम जान लेते हैं कि बेसल नॉर्म बनाता कौन है। एक जो है BIS बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। BIS का जो हेड क्वार्टर है वो बेसल स्विट्ज़रलैंड में है और ये द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ये BIS एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which is owned by the central banks which fosters international monetary and financial cooperation and serve as a bank for central bank। जो कि जितने भी 60 मेंबर कंपनी जो मैंने बताया उस सारे सेंट्रल बैंक्स को जो है फाइनेंशियली हेल्प करती है, प्लस नॉर्म्स जो है वो सेट करती है जिसको सेंट्रल बैंक्स फॉलो कर सके। और सेंट्रल बैंक जो है वो अपने कंट्री के सारे बैंकों को वो फॉलो करवा सके। ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्म सेट करती है, ये बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ सेंट्रल बैंक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सबसे पहले तो 17 में जो BIS है वो 17 में 1930 को इस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें जैसा मैंने बताया कि 60 सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम 60 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये टोटल कवर करते हैं 95% ऑफ वर्ल्ड GDP। जो 60 मेंबर कंट्रीज़ जो है जो भी पार्टिसिपेट किया है, जो भी इस रूल को फॉलो करते हैं, वो टोटल 95% ऑफ टोटल वर्ल्ड के GDP को कवर करते हैं। बाकी 5% जो है बाकी जो रेस्ट कंट्रीज़ हैं वो कवर करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग बेसल 1, 2 और 3 जान लेते हैं। बेसल 1 क्या है? बेसल 1 जो है सबसे पहले जुलाई 1988 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था और ये सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे ही ध्यान दिया। अंडर द बेसल 1 अकॉर्ड ओनली द क्रेडिट रिस्क एलिमेंट वाज कंसिडर्ड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट कैपिटल फंड वाज फिक्स एट 8%। बेसल ने जो है 8% का जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट का रिस्क वेटेज एसेट पे जो परसेंटेज फिक्स किया है वो 8% का बेसल 1 में जो है 8% फिक्स किया और ये सिर्फ क्रेडिट पे ही ध्यान दिया। तो बेसल 1 का जो है हम लोग थोड़ा मिनिमम देख लेते हैं कि क्या क्या पे फोकस किया। बेसल 1 के बारे में हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 1988 में। सेकेंड है कि सिर्फ क्रेडिट रिस्क को ही इसने ध्यान दिया था, इंटायरली जो है क्रेडिट रिस्क पे फोकस करता है ये।
फिर उसके बाद थर्ड जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% ऑफ रिस्क वेटेज एसेट। और आरबीआई जो अपना ये तो बीसीबीएस ने दिया, बैंकिंग कमिटी फॉर बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन जो बीसीबीएस है, इन्होंने ये रेट फिक्स किया कि 8% ऑफ RWA रिस्क वेटेज एसेट होना चाहिए। बट अपना जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उन्होंने 9% का रखा। उसके बाद इंडिया अडॉप्ट किया था ईयर 1999 में, और इसमें जो कैपिटल है वो टीयर 1 और टीयर 2 में डिवाइड होता है। तो दिस इज़ टोटली अबाउट द बेसल 1। अब यहाँ पे आपने नया वर्ड सुना, रिस्क वेटेड एसेट और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको CAR भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या CRAR, जिसको हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, CRAR। सो CAR और CRAR ये दोनों सेम ही हैं। तो ये परसेंटेज क्या होता है, CRAR क्या होता है, RWA रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक ब्रीफ देख लेते हैं बेसल 2 का। बेसल 2 क्या होता है? बेसल 2 जो है 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, और RBI ने जो है 9% रखा। इंडिया ने 2009 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, और इसमें जो है 3 पिलर्स हैं। ये फर्स्ट जो है बेसल नॉर्म वो सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रेडिट रिस्क को ही देखती थी। तो इसके बाद जो बेसल 2 आया उसमें बाकी सारे रिस्क को भी कवर किया गया, जैसे कि ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया। तो इसमें 3 पिलर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सबसे पहला जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% फिक्स की गई थी। फिर सेकेंड पिलर जो है सुपरवाइजरी रिव्यू है। सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब क्या होता है? वी कैन से कि बैंक्स वेयर नीडेड टू डेवलप एंड यूज़ बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, जो मैंने अभी बताया कि मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और अपना ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो ये तीनों टाइप्स के रिस्क को बैंक फेस करती है। इसको मैनेज करने के लिए एक सही तरीके का, इसको मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एक टेक्निक होना चाहिए जो बैंक जो है उसको अडॉप्ट कर सके एंड बेटर तरीके से जो है सुपरवाइजरी रिव्यू को कर सके, बैंक उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके और मॉनिटर कर सके। फिर थर्ड पिलर आ जाता है जो मार्केट डिसिप्लिन को देखता है। मार्केट डिसिप्लिन के केस में वी कैन से कि बैंक्स नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर CAR रिस्क एक्सपोजर टू द सेंट्रल बैंक। इसके केस में क्या होता है कि इसमें यह देखा जाता था कि मार्केट में बैंक का रिस्क एक्सपोजर कितना है, उसे उसके सेंट्रल बैंक के साथ शेयर करना होता था ताकि बेटर मैनेजमेंट किया जा सके। तो इसमें तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी आ जाता है। इसमें सुपरवाइजरी रिव्यू में रिस्क जो है उसको कैसे मॉनिटर किया जाए उसके बारे में आ जाता है, और इसमें रिस्क एक्सपोजर कितना है सेंट्रल बैंक के साथ शेयर करना पड़ता है। अभी बेसल 2 के केस में जो है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 3 टीयर में जो है कैपिटल डिवाइड हो गया था। सबसे फर्स्ट में बेसल 1 में टीयर 1 और टीयर 2 था, बेसल 2 में टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 था। फिर नेक्स्ट जब हम बेसल 3 देखेंगे तो अगेन उसमें सिर्फ टीयर 1 एंड टीयर 2 ही रह जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी बेसल 3। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसल 3, चलिए हम लोग बेसल 2 के बारे में देख लेते हैं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये बुक जो है टोटली बेसल 2 के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसमें 3 पिलर को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? MSM से भी याद रख सकते हैं। MSM जैसे कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, S से सुपरवाइजरी रिव्यू, और थर्ड जो है मार्केट डिसिप्लिन, MSM। अदरवाइज हम ऐसे याद रख सकते हैं, कैपिटल मतलब पैसा, फंड, जो भी आप बोल सकते हैं। तो पैसा सुपरवाइज़र को देके मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए भेज दो, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। याद रखने के लिए कि कैपिटल जो है पैसे को सुपरवाइज़र को देके मार्केट में भेज दो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पिलर 1 जो है कैपिटल को, सुपरवाइज़र जो सेकेंड पिलर को, एंड थर्ड जो है मार्केट डिसिप्लिन को। तो आप ऐसे याद रखने के लिए, सिर्फ मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जब याद आता है कि पिलर बेसल 2 का सेकेंड पिलर क्या देखती है, क्या होता है, तो उस समय हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी रिव्यू है, या मार्केट डिसिप्लिन है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि पैसे को सुपरवाइज़र को देके मार्केट में इन्वेस्ट करने को भेज दो। तो आपको ध्यान रहेगा कि ये फर्स्ट पिलर कैपिटल को देखती है, सेकेंड पिलर सुपरवाइज करती है, एंड थर्ड पिलर जो है मार्केट डिसिप्लिन को देखती है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिटेल, हम लोग सबसे पहले CAR समझ लेते हैं और रिस्क वेटेड एसेट समझ लेते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इक्वल टू
टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड असेट होता है। अभी टीयर 1 और टीयर 2 भी हम समझेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जानते हैं। यह बैंकों के अवेलेबल कैपिटल को मेज़र करता है। ये जो CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी, कि कितना एडिक्वेट कैपिटल है बैंकों के पास, तो ये बैंकों के अवेलेबल कैपिटल को मेजर करता है। वी कैन से कि कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब ये होता है कि बैंकों के पास कुछ सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए इन केस कुछ अनएक्सपेक्टेड या सडन लॉस अराइज हो जाता है। तो उस केस में अभी देखिए 2008 में रिसेशन आ गया था, या अभी के टाइम में कोरोना का सिचुएशन चल रहा है। तो ये टाइम में जो है जैसे नेचुरल कैलामिटी या कुछ अनएक्सपेक्टेड सडन लॉस आ जाता है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाता है, या तो बैंकों का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, उसके लिए जो है CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये होता है कि सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए कि जैसे अनएक्सपेक्टेड या सडन लॉस अराइज हो जाता है तो ये मैनेज किया जा सके। तो CAR को जैसा मैंने बताया कि CRAR भी बोलते हैं, तो वी कैन से कि इट सर्व एज अ यूजफुल मेजर इन प्रोटेक्टिंग द डिपॉजिटर एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये बेसल का नॉर्म्स है, इसके हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी को रखना है। तो ये पूरे दुनिया को, अभी 2008 में जो रिसेशन आया था उस समय ये मोस्टली जो है US के इकोनॉमी को डगमगाया था, लेकिन सारे वर्ल्ड के जो सारे बैंक है, सारी कंट्री इंटर रिलेटेड है। मतलब एक की इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दूसरे को इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो इस केस में जो है कि पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट आ जाता है। अभी कुछ क्राइसिस आ जाता है या बैंक इंसॉल्वेंट होने के कगार पे आ जाता है, तो उस केस में कैपिटल इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि उसकी फंक्शनिंग हो सके और ये एडिक्वेसी मेंटेन कर सके। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिस्क वेटेड असेट क्या होता है। रिस्क वेटेड असेट जो है, बैंक जो भी लोन देता है या जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है उस पर कुछ ना कुछ रिस्क होता है। हमने पढ़ा कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ये 3 तरह के रिस्क जो है वो बैंक को फेस करना पड़ता है जब भी फंक्शनिंग करता है या क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो रिस्क वेटेड असेट को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि जब भी बैंक कुछ लोन प्रोवाइड करता है या क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो उसे कुछ ना कुछ रिस्क होती है जो कि क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को कवर करता है। तो इस केस में क्या करता है, बैंक अपने सारे प्रोडक्ट को एक रिस्क असाइन कर देता है ताकि बैंक अपने कैपिटल और रिस्क को मैनेज कर पाए। अब देख लीजिए, सपोज ये बैंक का होम लोन है तो होम लोन पे उसने रिस्क असाइन कर दिया कि अगर मैं होम लोन प्रोवाइड करता हूँ कस्टमर को तो 40% का रिस्क है कि पैसे वापस नहीं आ सकते हैं। इस टाइप से वो रिस्क असाइन करता है। एग्जैक्ट नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे कि क्रॉप लोन दे देता है, क्रॉप लोन अगर देता है इसमें तो रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेमेंट नहीं हो पाती है। तो सपोज इसको 60% के कैटेगरी में डाल दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये सिक्योर होता है तो इसमें 0% रिस्क है, उसकी कैटेगरी में डाल दिया। फिर पर्सनल लोन की बात करें तो ये अनसिक्योर हो जाता है, तो अनसिक्योर होता है तो 70% की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही अपने सारे जो है प्रोडक्ट को डिफरेंट रिस्क असाइन कर देता है ताकि बाद में किससे कौन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कौन NPA हो सकता है, उसके हिसाब से अपने कैपिटल को और रिस्क को मैनेज कर पाए। तो वी कैन से कि यह एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो बैंकों को इंसॉल्वेंसी से बचाता है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां बैंक कैन नॉट रेज इनफ कैश टू मीट्स इट्स ऑब्लिगेशन। अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए वो कैश रेज नहीं कर सकता है, पैसे किसी से उधार नहीं ले सकता है। तो ये टाइम जो है ये रिस्क वेटेड असेट में आ जाता है। अब बेसल 2 के बारे में डिटेल में दिया हुआ है इस बुक में कि BCBS बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड। ये एक रिवाइज फ्रेमवर्क है 2004 का और इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था, 2009 में अडॉप्ट किया था। तो ये जिसको हम लोग कॉमनली बेसल 2 रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है, बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए बुक को। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटी वर्क्स टू अ रिवीजन ऑफ 1988 अकॉर्ड। 1988 में जो सबसे पहले बेसल 1 नॉर्म बना था जिसको 1999 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था,
Accord has been develop a framework दैट वुड फर्दर स्ट्रेंथ द साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ। जब भी आप बेसल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल साउंडनेस को और उसकी बैंक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। आप बेसल 1 पढ़ लीजिए, बेसल 2 पढ़ लीजिए, बेसल 3 पढ़ लीजिए, हर केस में आपको यही बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जा सके। Financial stability of the international banking services while maintaining sufficient consistency that capital adequacy regulation will not be significant source of competitive inequality among international active bank। तो इसके आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही दिया होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी को कैसे मेंटेन किया जा सके, रिस्क को कैसे मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके, और बैंक के फाइनेंशियल साउंडनेस को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे मजबूत बनाया जा सके। तो बेसल टोटली इसी पे काम करता है, इसी के बारे में बताता है। फिर यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 पिलर होते हैं, जहाँ पे आपने सबसे पहला पिलर देखा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो BCBS ने 8% रखा है बट RBI ने उसको 9% रखा है। तो सेकेंड पिलर, फर्स्ट पिलर ये करती है कि कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल। तो उसके बाद होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को मापने का ये तरीका बताया है कि स्टैंडर्ड अप्रोच है, इंटरनल रेटिंग अप्रोच है, सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क है। फिर सेकेंड दे देता है कि ऑपरेशनल रिस्क, और उसके बाद है मार्केट रिस्क। सेकेंड पिलर में हमने देखा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के केस में हमने देखा कि बैंकों को जो है एक डेवलप करना चाहिए, या बैंक को ऐसे नीड है कि एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जिससे रिस्क अच्छे से मॉनिटर हो सके, जिससे रिस्क अच्छे से मैनेज हो सके, जिसमें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क कवर हो सके। तो ये सबको मैनेज करने के लिए एक बराबर टेक्निक होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पिलर मार्केट डिसिप्लिन हमने देखा। मार्केट डिसिप्लिन में ये होता है कि जो भी रिस्क एक्सपोजर है, कितना रिस्क एक्सपोजर है, कितने लोन दे रखा है, कितना रिस्क हो सकता है, ये सब की डिटेल जो है वो अपने सेंट्रल बैंक से शेयर करें। तो ये तीनों पिलर हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट पिलर में अभी ज़्यादा डिटेल में दिया है कि फर्स्ट पिलर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें जो है कि द कैपिटल बेस ऑफ बैंक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल, 1, 2 एंड 3। अभी मैंने बताया कि 3 तरह के कैपिटल पिलर, ये बेसल 2 में 3 तरह के कैपिटल, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। नाउ फ्रेंड्स, ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चाहिए तो आप याद कर लिए, चाहिए तो आप समझ लीजिए कैसे भी, बट इसको आप ध्यान रखिए। इसमें क्या है कि द टोटल टियर 2 सप्लीमेंट्री एलिमेंट। अभी देखिए टियर 1 जो है वो प्राइमरी एलिमेंट हो जाता है, टियर 2 जो है सप्लीमेंट्री एलिमेंट हो जाता है। तो टोटल टियर 2 एलिमेंट विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ द टोटल टियर 1 कैपिटल। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि टियर 2 जो है वो मैक्सिमम 100% ऑफ टियर 1 होता है। ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सब ऑर्डिनेटेड टर्म डेप्थ। अब ये टियर 2 कैपिटल में सब ऑर्डिनेटेड टर्म डेप्थ आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सब ऑर्डिनेटेड आता है, तो ये जो है 50% होता है। अभी यहाँ पे जो आप टोटल देखेंगे कि ये लिमिटेड होता है, मैक्सिमम 50% ऑफ टियर 1 होता है। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे दे देगा आपको सब ऑर्डिनेटेड टर्म डेप्थ जो है लिमिटेड टू मैक्सिमम 50% ऑफ टियर 1। तो ये ध्यान रखिए कि 50% जो है सब ऑर्डिनेटेड होता है। थर्ड हो जाता है कि टियर 3 कैपिटल विल बी लिमिटेड टू 250% ऑफ बैंक टियर 1। टियर 3, यहाँ पे टियर 3 जो है वो 250% ऑफ टियर 1। तो ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ याद कर लीजिए, टियर 2 मैक्सिमम 100% ऑफ 1, फिर सब ऑर्डिनेटेड 50% ऑफ 1, टियर 3 इज़ 250% ऑफ टियर 1। उसके बाद है जनरल प्रोविज़न और जनरल लोन। ये जो है 1.25% होता है, मैक्सिमम 1.25% होता है। उसके बाद असेट रिवॉल्यूशन रिजर्व जो होता है वो 55% का डिस्काउंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें बस एक बार ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक बार देखने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि टियर 1 कैपिटल, फिर टियर 2 कैपिटल, फिर टियर 3 कैपिटल। तो ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है ये टियर 1, 2, 3 में, उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ इसको आप 4 से 5 पर रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी बेसल 3।
बेसल 3 जो है सबसे पहले 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको बेसल 3 को हम लोग थर्ड बेसल अकॉर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद जो है इसका MCR मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 8% प्लस इसमें ये भी ऐड किया CCB, ये 2.5% है। फिर RBI ने 9% रखा है और प्लस 2.5 CCB हो जाता है। तो BCBS के हिसाब से जो है 10.5% मेंटेन करना है, RBI के हिसाब से 11.5 है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि बेसल 2 में टियर 1, टियर 2, टियर 3 था। अभी बेसल 3 में टियर 1 और टियर 2 दो भाग में जो है, दो पार्ट में जो है कैपिटल डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि CCB क्या है। CCB जानेंगे, CCB होता क्या है। तो CCB के केस में वी कैन से कि CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कैपिटल CCB यहाँ पे जो फुल फॉर्म है इसका कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो वी कैन से CCB इंश्योर दैट बैंक्स बिल्ड अप कैपिटल बफर सरप्लस जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स विच कैन बी यूज्ड इन लॉसेस आर इनकर ड्यूरिंग ए स्ट्रेस पीरियड। एक ऐसा पैसा जिसको कि स्ट्रेस पीरियड में हम यूटिलाइज कर सकें। ये 2.5 जो है BCBS ने फिक्स रखा है, RBI ने भी फिक्स रखा है, बट ये जीरो से लेके 2.5 के बीच में हो सकता है। जीरो से लेके ये 2.5 से नीचे भी हो सकता है, बट अभी जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 2.5 है, इतना मेंटेन करना है। तो ये कैपिटल बफर जो है एक ऐसा पैसा होता है जो कि लॉस टाइम में हमें काम आ सके। एक ऐसा सरप्लस अमाउंट जो है लॉस जब भी स्ट्रेस का समय हो या इंसॉल्वेंसी का समय हो, वो पैसे काम आ सके। तो ये एक अलग असेट है, ये एक अलग अमाउंट है, कैपिटल है, जिसको CCB के रूप में हमें बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। तो बेसल 3 जो है एक्चुअली नवंबर 2010 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इसका फंक्शनिंग जो है जून 2011 में फंक्शनिंग इसका हुआ था। यह थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बेसल अकॉर्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बेसल 1, सेकेंड में बेसल 2 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ बेसल अकॉर्ड में डेवलप हुआ था। ये इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि बेसल 1 और 2 नॉर्म्स जो है उसमें डिफिशियंसी पाई गई थी। जैसे कि 2008 में जो रिसेशन आया था, मोस्टली वहीं पे ये फाइंड आउट हुआ था कि बेसल 1 और बेसल 2 का जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये सब फेल हो गए, सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट फेल हो गए। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो बेसल 3 इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वी कैन से कि देयर वाज अ डिफिशियंसी इन फाइनेंशियल रेगुलेशन रिवील्ड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2007-8 के टाइम में जो क्राइसिस हुआ था, उसकी वजह से बेसल 3 का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था। तो इसका इंटेंशन ये था कि बैंक का कैपिटल रिक्वायरमेंट को और मजबूत कैसे बनाया जा सके बाय इंक्रीजिंग द बैंक लिक्विडिटी एंड बैंक के लेवरेज को कैसे कम किया जा सके। यहाँ पे लेवरेज का मीनिंग ये होता है कि इट इज़ एन अमाउंट ऑफ बोरोड मनी दैट अ कंपनी यूजेस टू रन इट्स बिजनेस। जब भी वो कर्ज लेके जब भी वो पैसे किसी से उधार लेके जो अपने बिजनेस को करती है, तो वो लेवरेज होता है। तो मतलब कम से कम लोन कैसे मिनिमाइज किया जाए और उसका अपना कैपिटल कैसे इंक्रीज किया जाए। तो इसका बेसल 3 का यही इंटेंशन था कि बैंक के कैपिटल रिक्वायरमेंट को और कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे फाइनेंशियल हेल्दी बनाया जाए, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। तो लिक्विडिटी को इंक्रीज करना और लेवरेज को डिक्रीज करना, यही बेसल 3 का जो है इंटेंशन था। तो बेसल 3 को इम्प्लीमेंट करने का प्रोविज़न जो है वो नवंबर 2010 में आया था, जैसा मैंने बताया कि नवंबर 2010 में आया था और फंक्शनिंग जून 2011 में हुआ था। फिर 13 से 15 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि इम्प्लीमेंट करो। फिर इंडिया को टाइम दिया गया था कि 31 मार्च 2009 तक RBI ने दिया था कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बट अभी जो है ये एक्सटेंड हो गया है 1 जनवरी 2022। अभी आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेसल 3 नॉर्म्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम कितने दिन के लिए, कब के लिए एक्सटेंड हुआ है। तो हम लोग मोस्टली सारी चीज़ें फाइनेंशियल टर्म में सोचते हैं तो 31 मार्च का ही सोचते हैं। तो इनकेस हमें ध्यान देना होगा कि हम 31 मार्च 2020 ना मार के चले आए ऑप्शन। तो इसीलिए ये ध्यान देना होगा कि 1 जनवरी 2022 ये आंसर करेक्ट है कि ये एक्सटेंड हुआ है 1 जनवरी 2022 तक जो है सारे बैंकों को इम्प्लीमेंट करना है बेसल 3 नॉर्म्स को। तो इसका मेन एम क्या था बेसल 3 को मोस्टली बनाने का मेन एम, अभी तो मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये सब को, लेकिन एक स्पेसिफिक ये रहता है, प्रोटोकॉल रहता है कि इसका मेन एम क्या हो सकता है। मेन एम इसका ये था
कि इन्हांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। इनकेस कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है या इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाती है तो बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। तो ये पहला एम यही था। फिर दूसरा एम ये था कि इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, रिस्क को कैसे मैनेज करे और उसका गवर्नेंस कैसे कर सके उसके बारे में। फिर थर्ड आ जाता है कि बैंक के ट्रांसपेरेंसी को कैसे मजबूत बनाया जा सके और उसके डिस्क्लोज़र को, स्ट्रेंथ बैंक ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोज़र, ये सबको कैसे मजबूत बनाया जा सके, ये तीसरा एम था बेसल 3 का। अभी देखा जाए तो बेसल 3 जो है, बेसल 3 को लाने का बहुत सारे और भी रीजन रेगुलेशन हो सकते हैं, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है विच आर रिस्क बेस्ड, जो कैपिटल टियर 1 रेशियो को बढ़ा सके। अभी 8% मिनिमम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेंटेन कर सके तो और अच्छी बात है। अभी तो 8% मेंटेन करना ही मुश्किल है, बट उससे ज़्यादा रहा तो और भी अच्छा है। उसके बाद है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट विच आर नॉन रिस्क बेस्ड, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लेवरेज रेशियो वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया था। फिर उसके बाद लिक्विड कवरेज रेशियो है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेशियो दैट रिक्वायर इनफ लिक्विड बफर टू कवर डिपॉजिट आउटफ्लो। मैंने सीसीबी बताया कि और भी बफर पैसे होने चाहिए ताकि जो स्ट्रेस के टाइम में जो है मेंटेन किया जा सके, इंसॉल्वेंसी से बचाया जा सके। फिर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एक आता है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेशियो दैट रिक्वायर इनफ स्टेबल फंडिंग टू फंड द बैलेंस शीट। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसल 3 के केस में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। अभी तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का आपको बताया कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 बाई रिस्क वेटेड असेट होता है, डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड असेट होता है। तो अब सबसे पहले हमें समझने की बात यह है कि टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, टीयर 2 कैपिटल क्या होता है। तो टीयर 1 कैपिटल की बात करें तो ये प्राइमरी कैपिटल भी कहते हैं, इसको टीयर 1 को प्राइमरी कैपिटल भी कहते हैं या कोर कैपिटल भी बोलते हैं, इसको कोर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है ये मोस्ट रिलायबल एंड लिक्विड कैपिटल होता है, जिसको हम लोग ईजिली लिक्विडेट कर सके हैं, जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये टीयर 1 कैपिटल के केस में आ जाता है। सबसे पहला इसमें होता है, फर्स्ट इज़ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब उसका खुद का पैसा, जिसको स्टार्ट किया उसने, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वैसे कैपिटल पेड अप कैपिटल जो अपना खुद का पैसा उसने लगाया। सेकेंड आ जाता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसके केस में जो होता है कॉस्ट ऑफ योर, जैसा कि आप जो भी मेंटेन करते हैं स्टैट्यूटरी पैसे, जिसे हम लोग फ्री रिजर्व ऑफ द बैंक भी बोल सकते हैं। थर्ड आ जाता है डिस्क्लोज्ड रिजर्व। डिस्क्लोज रिजर्व का मतलब कि बैंक इज शोइंग टू द पब्लिक, जो ऐसे पैसे जिसको, ऐसे कैपिटल जिसको बैंक ने पब्लिक के साथ शेयर किया है, शो किया है कि ये पैसे भी मेरे पास है, तो वो डिस्क्लोज रिजर्व के केस में आ जाता है। अब अगर टोटल जो है 9% है, सपोज अपना जो CAR कैपिटल मेंटेन करना है वो 9% है, तो मिनिमम 6% जो है वो टीयर 1 कैपिटल, प्राइमरी कैपिटल ही मिनिमम 6% आउट ऑफ 9% टीयर 1 कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। और इफ़ 6% इज़ नॉन मेंटेन, देन बैंक शुड इंश्योर कि 31 मार्च ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर इट शुड बी मेंटेन। 6% मेंटेन नहीं हो पाया है तो 31 मार्च जो भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा उसके पहले 6% मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब देख लेते हैं कि टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है। टीयर 2 कैपिटल, इसमें सबसे पहला आ जाता है, इसको तो हम लोग सप्लीमेंट्री कैपिटल भी बोलते हैं, इसको हम लोग परमानेंट के नाम से भी जानते हैं, जैसे प्राइमरी, कोर या परमानेंट, और इसको टीयर 2 को सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री कैपिटल। तो इसके केस में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला आता है अनडिस्क्लोज रिजर्व। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व आता है। सेकेंड आ जाता है प्रेफरेंस शेयर, और थर्ड आ जाता है सबऑर्डिनेटेड डेथ। तो ये टीयर 2 कैपिटल में आ जाता है। अभी इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सबऑर्डिनेटेड डेट जो है
डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में आता है। डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जिसको जैसे कि सबऑर्डिनेटेड डेट, तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इजी लैंग्वेज में बताया है कि इसमें अभी इससे आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लोज है, टीयर 2 में अनडिस्क्लोज है, यहाँ पे पेड अप कैपिटल है और यहाँ पे प्रेफरेंस है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व है, यहाँ पे सब ऑर्डिनेटेड रिजर्व है। अब दोनों में यहाँ पे देखिए पी से पेड अप कैपिटल, पी से प्रेफरेंस शेयर, तो ये आपको ध्यान देने की बात है कि दोनों में इसमें पेड अप है, इसमें प्रेफरेंस है, एस से स्टैट्यूटरी और यहाँ पे सब ऑर्डिनेटेड डेट। यहाँ पे डिस्क्लोज का उल्टा जो कर देंगे तो अनडिस्क्लोज रिजर्व। तो इस तरह से आप जो है टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल को ध्यान रख सकते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में कौन कौन सा कैपिटल आता है, इन दोनों के अंडर में कौन कौन से कैपिटल आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसल 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद जो है हम थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो वी कैन सी चेक योर प्रोग्रेस। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स में नॉट बी रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का रिजल्ट नहीं है। तो अगर आप देखते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग की बात की तो वो क्रेडिट रिस्क में आ ही जाएगा। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट में नॉट बी रिपेड, तो ये क्रेडिट रिस्क में आता है। फिर उसको इन केस ऑफ गारंटी लेटर ऑफ, ये भी नॉन फंड क्रेडिट रिस्क में ही आता है। इन केस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ये भी क्रेडिट रिस्क में आता है। तो ये तीनों आते हैं, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशनल रिस्क। अभी इसमें रिस्क प्लस बेसल दोनों के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है रिस्क को भी कवर करती है और बेसल को भी कवर करती है। मैंने पहले वीडियो में रिस्क करवाया था, बट क्वेश्चन आंसर जो है उससे रिलेटेड मैंने बताया था वहाँ पर, बट फिर भी एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ऑपरेशनल रिस्क जो है वो ऑपरेशनल रिस्क इज अ रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ। तो हमें पता है कि ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कैसे अराइज होता है, जैसे कि फायर हो गया, अचानक आपका सिस्टम, बैंकों का सिस्टम हैक हो गया या कुछ फ्रॉड हो गया, तो ये सब चीज़ों से जो है ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप, ऑपरेशनल रिस्क इज अ रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन एरर से भी होगा। अगर एजुकेटेड स्टाफ नहीं है या प्रॉपर उनको पता नहीं है तो वो एरर कर सकते हैं, तो उस केस में ह्यूमन एरर। फेल सिस्टम एंड प्रोसीजर इन द बैंक, अगर सिस्टम फेल हो जाए अचानक से तो वो भी है। ब्रेक डाउन इन इंटरनल कंट्रोल, ये भी है। तो अब जैसे सुनामी आ गया, वहाँ का सर्वर बंद हो गया, जहाँ पे आपका डेटा सेंटर है वहाँ का सर्वर ही बंद हो गया, तो उस केस में ऑपरेशनल रिस्क आएगा, आप ऑपरेशन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब जो है ऑपरेशनल रिस्क को कवर करता है। उसके बाद थर्ड है कि द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज़ अ कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन अथॉरिटी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 10। स्टार्टिंग में जो है 10 कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उन्होंने जो है ये इस्टेब्लिश किया था। अभी जो है 60 मेंबर हो गए हैं जो 95% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है सबसे स्टार्टिंग में जो है वो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ही के गवर्नर, जिस कंट्री में सपोज गवर्नर नहीं है तो वहाँ के सेंट्रल बैंक का जो हेड रहेगा वो, या जिस कंट्री में गवर्नर है वो, वही इसके मेंबर होते हैं और इसका मीटिंग होता है, उसमें यही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर द बेसल 1 अकॉर्ड, सबसे पहला बेसल 1 नॉर्म में BCBS फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक एट 8%। 8% BCBS ने रखा है और 9% RBI ने। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप बेसल 1 अकॉर्ड में BCBS का नाम दिया है तो 8% होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन हाउ मेनी पिलर इज द बेसल 1 फ्रेमवर्क बेस्ड। ऑन हाउ मेनी पिलर इज द बेसल 1 फ्रेमवर्क बेस्ड। अभी यहाँ पे बुक में भी एरर हो सकता है। हाउ मेनी पिलर्स इज़ द बेसल 1। बेसल 2 में पिलर है ना, बेसल 2 में जो है 3 तरह का पिलर है, बट बेसल 1 में तो ऐसा कुछ पिलर है नहीं, तो बेसल 2 में 3 है। उसके बाद जो है 3 कौन कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि पैसे को सुपरवाइज़र को दे के मार्केट में इन्वेस्ट करने को बोल दो। मतलब पिलर 1 कैपिटल एडिक्वेसी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड पिलर सुपरवाइजरी रिव्यू, थर्ड पिलर जो है वो मार्केट डिसिप्लिन। तो ये ध्यान रखने के, बट बेसल 2 में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क कंसीडर फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल 2, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऑपरेशनल रिस्क जो है फर्स्ट टाइम बेसल 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसल 1 सिर्फ क्रेडिट रिस्क को ही ध्यान देती थी, सिर्फ एंड सिर्फ क्रेडिट रिस्क को ही देखती थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पिलर अंडर बेसल 2 टॉक्स अबाउट, पहला पिलर क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद है एज पर बेसल 2 फ्रेमवर्क द टोटल ऑफ टीयर 2 कैपिटल इज़ परमिटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 100%। ये हमने देखा था कि ये याद करना है, हमें बराबर से याद करके 4-5 बार रिवाइज करके जाना है ताकि ये क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर टीयर 1 कैपिटल ऑफ अ बैंक कंसिस्ट ऑफ इट्स, टीयर 1 कैपिटल में क्या है, इशू एंड फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन स्टॉक, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड डिस्क्लोज रिजर्व, ये टीयर 1 कैपिटल में आता है। फिर उसके बाद है सब ऑर्डिनेटेड टर्म दैट विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द टीयर 1 एलिमेंट, ये भी हमने पीछे देखा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द टीयर 3 कैपिटल विल बी लिमिटेड टू टीयर 3 कैपिटल 250% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसल 1, 2, 3 एंड द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन इसमें होता है कि कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर कर दूँगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।